जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल पे की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के जेएनयू के अंदर चारों की चारों सीट पर लेफ्ट पार्टी ने बीजेपी के स्टूडेंट यूनियन को दिया है जबरदस्त शिकस्त। बताएंगे कि यहाँ पर कितने वोट पड़े हैं दोस्तों। इसी के साथ में अटल आडवाणी के टाइम के बीजेपी के नेता ने मोदी सरकार और भाजपा के लोगों को जमकर फटकार लगाई है। बताएंगे क्या है बड़ा कारण। और इसी के साथ में केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली में उतरने वाला है इंडिया गठबंधन का जोरदार जनसैलाब। बताएंगे कब होने वाली है महारैली दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बताएंगे वरुण गांधी का टिकट कटा है या मिला है। और कांग्रेस पार्टी ने भी एक से एक दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश परिवर्तन करने के लिए पुरजोर तरीके से तैयार है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। यहां तक कि दोस्तों जिस तरीके की तैयारी थी और वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था, ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट पार्टी के गढ़ में इस बार बीजेपी और उसका छात्र संगठन सेंधमारी कर देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर इंडिया गठबंधन का दबदबा देखने को मिला। प्रेसिडेंट के पद की बात करें तो लेफ्ट विंग के धनंजय को 2973 से ज्यादा वोट मिले हैं दोस्तों। के साथ में वाइस प्रेसिडेंट के पद को लेकर भी लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार को 2600 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 1700 के आसपास वोट मिले हैं। वहीं पर जनरल सेक्रेटरी पद की बात करें तो एबीवीपी के उम्मीदवार को लगभग 2300 के आसपास वोट मिले हैं, जबकि लेफ्ट पार्टी और बीएपीएसए के गठबंधन को लगभग 3300 के आसपास वोट मिले हैं दोस्तों। वहीं पर ज्वाइंट सेक्रेटरी पद की बात करें तो एबीवीपी के उम्मीदवार को लगभग 2400 के आसपास वोट मिले हैं और लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार ने 2800 से ज्यादा वोट इकट्ठा किए हैं। जनरल सेक्रेटरी पद पर लेफ्ट पार्टी के प्रियांश आर्य मैदान में उतरे हुए थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर मोहम्मद साजिद मैदान में उतरे हुए थे। साथ साथ उनके सामने बीजेपी का कैंडिडेट गोविंद दांगी थे। और प्रेसिडेंट के पद को लेकर धनंजय बीजेपी के नेता उमेश चंद्र अजमीरा के सामने चुनाव लड़ रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर लेफ्ट पार्टी के अभिजीत घोष और एबीवीपी से दीपिका शर्मा एक दूसरे के आमने सामने थे। जनरल सेक्रेटरी पद पर प्रियांशी आर्य लेफ्ट पार्टी की ओर से और अर्जुन आनंद एबीवीपी की ओर से मैदान में उतारे गए थे। कुल मिलाकर दोस्तों लेफ्ट पार्टी के गढ़ में आखिरकार एक बार फिर से लेफ्ट का झंडा लहराता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके छात्र संगठन के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली के युवाओं ने बड़ा मैसेज भेजा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के एजेंडे चलाए जाते हैं, लेकिन ये सारे एजेंडे एक बार फिर से औंधे मुंह गिर गए हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये जेएनयू का इलेक्शन कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लिए तगड़ा झटका है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएं, क्योंकि युवाओं के बीच में किस तरीके का मूड है एक बड़े संदेश मिलने लगे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार ने अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया है। कुर्सी की राजनीति में लिप्त है, ये टिप्पणी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ राम मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें उनके सिद्धांतों का पालन भी करना पड़ेगा। देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर दुख जताते हुए शांता कुमार ने कहा कि हमें राम मंदिर बनाया, लेकिन सिर्फ मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। और उन्होंने आगे कहा कि मैं हैरान हूँ, गुलाम भारत की राजनीति देश के लिए थी, लेकिन आजाद भारत की राजनीति कुर्सी के लिए, और मुझे दुख है कि मेरी पार्टी इस लहर में बह गई है। उन्होंने कहा कि सिद्धांत की राजनीति समय की मांग है। मैं कामना करता हूं कि मेरे देश के नेता अपने मूल्यों का पालन करें और देश की राजनीति का स्तर बेहतर करें। दरअसल दोस्तों अटल आडवाणी के टाइम में वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते थे शांता कुमार। इसी तरीके से अटल आडवाणी के टाइम के बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और यशवंत सिन्हा भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अटल आडवाणी के टाइम में हुआ करती थी अब पूरी तरीके से बदल गई है। अगर भाजपा का वरिष्ठ नेता यह कह रहा है कि बीजेपी सिद्धांत की राजनीति से पीछे हटी हुई है और कुर्सियों की राजनीति कर रही है, तो स्पष्ट तौर पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को अब इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेता ने यह टिप्पणी की है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर होता है, क्योंकि मीडिया के अंदर भी अगर डिस्कशन डिबेट हो जाए तो लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपने दम पर बीजेपी को खड़ा किया है उनका क्या मानना है आज की भाजपा के बारे में। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के अंदर एक मेगा रैली करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इस दौरान 31 मार्च को जोरदार जनसैलाब उमड़कर सामने आएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री तानाशाही रवैया अपनाते हुए देश के लोकतंत्र की हत्या करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, इससे देश भर में संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले लोगों के दिलों में आक्रोश है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, बल्कि भारत के सभी नागरिकों की बात है। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी फॉरेन कंट्री की ट्रिप पर जा रहे हैं, जो लोकसभा इलेक्शन के दौरान केवल एक फॉर्मेलिटी कही जा सकती है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी फुल फ्लेज प्रधानमंत्री नहीं है, केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, यानी एडहॉक प्राइम मिनिस्टर है। तो कैसे वो विदेश के दौरे पर जा सकते हैं और फॉरेन पॉलिसी को लेकर डिसीजन ले सकते हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि आम भाषा में कहे तो काम चलाओ पीएम के तौर पर भी नियुक्त किया गया है, लेकिन जब विदेश के कार्य हो रहे हैं तो इसे फॉरेन पॉलिसी को एक बड़ा मामला माना जाता है। तो कैसे भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जबकि एडहॉक प्राइम मिनिस्टर है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड ने 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2 के नाम बदल दिए गए हैं।
नालंदा से कौशलेंद्र को मैदान में उतारा गया है। मुंगेर से ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे। भागलपुर से अजय कुमार मंडल को मैदान में उतारा गया है। बांका से गिरधारी यादव चुनाव लड़ेंगे। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी पुराने नेता को ही रिपीट किया गया है। मधेपुरा के अंदर दिनेश चंद्र यादव फिर से चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया, सुपौल, वाल्मीकि नगर के अंदर भी पार्टी ने उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। साथ साथ घूस को लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में संसद की सदस्यता से बर्खास्त की गई तृणमूल कांग्रेस की नेत्री महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग से केंद्रीय जांच एजेंसी की शिकायत की है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णा नगर से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके ठिकाने पर सीबीआई ने छापेमारी की है जो गैर कानूनी है। चुनाव के टाइम में परेशान करने का काम किया जा रहा है। उनके चुनाव प्रबंधन को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से दोस्तों इलेक्शन के टाइम में जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई है, कई सारे गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। कई सारे उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। तिरुपति से श्री वरप्रसाद राव को मैदान में उतारा गया है, जबकि पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल चुनाव लड़ेंगे। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। मधुबनी से अशोक कुमार यादव फिर से मैदान में उतरेंगे। अररिया से बीजेपी ने प्रदीप कुमार सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए उतारा है। दरभंगा से फिर पुराने सांसद को रिपीट किया गया है। गोपाल जी ठाकुर चुनावी मैदान में उतरेंगे। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद चुनाव लड़ेंगे, जबकि महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिगरीवाल मैदान में उतरेंगे। सारण से राजीव प्रताप रूडी मैदान में उतरने वाले हैं। सारण लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की सीट है, तो यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि लालू परिवार से कोई व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरेगा। राजीव प्रताप रूडी के सामने एक बड़ा मुकाबला हो सकता है। उजियारपुर से नित्यानंद राय चुनाव लड़ेंगे। बेगूसराय से बीजेपी ने फिर अपने पुराने सांसद को रिपीट किया है। गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे। पटना साहिब से पुराने सांसद रविशंकर प्रसाद को रिपीट किया गया है। पाटलिपुत्र से भी वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव को रिपीट किया गया है। यहाँ से उम्मीद की जा रही है मीसा भारती चुनावी मैदान में उतरेंगी। आरा से आरके सिंह फिर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आरा को लेकर जानकारी ये थी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जबकि उनको आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया था। बक्सर सीट पर मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में उतरे हैं, यानी वरिष्ठ बीजेपी के नेता और मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट कट गया है। सासाराम से शिवेश राम को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। सासा औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह और नवादा से विवेक ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। साउथ दक्षिण से बीजेपी ने पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो को मैदान में उतारा है, जो एक उद्योगपति की पत्नी है। सांसद महसाणा से हरिभाई पटेल को मैदान में उतारा गया है। साबरकांठा सीट जहां से बीजेपी के उम्मीदवार ने टिकट वापस कर दिया था, वहां से शोभना बेन महेंद्र सिंह बरिया को मैदान में उतारा गया है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता को बीजेपी ने टिकट दिया है। हिसार से रंजीत चौटाला और सोनीपत से मोहन लाल बडौली को मैदान में उतारा गया है। रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांगड़ा सीट से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को मैदान में उतारा गया है। लेकिन मंडी सीट को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं, जहां से कंगना रनावत चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने उम्मीद की जा रही है कि अब कांग्रेस पार्टी प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की पत्नी है उनको मैदान में उतार सकते हैं, जो वर्तमान सांसद भी है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ती है तो मुकाबला काफी ज्यादा टफ होने वाला है। कंगना रनावत को आसानी से चुनाव में शिकस्त दे सकती है। देखते हैं क्या निर्णय लिया जाता है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरकार ये बात साबित कर दी है कि वो वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि गाजियाबाद से अतुल गर्ग को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अतुल गर्ग बीजेपी के विधायक है। पीलीभीत यानी वरुण गांधी की सीट से इस बार बीजेपी ने जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है, जो योगी सरकार में मंत्री है। उनको शायद केंद्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वरुण गांधी का टिकट कटना राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा निर्णय है। दोस्तों देखते हैं अब वरुण गांधी की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। उनकी मां सुल्तानपुर से मैदान में उतरेंगे, यानी मनेका गांधी को उन्हीं की सीट से सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन अब पीलीभीत क्या एक हाई प्रोफाइल सीट बनने जा रहा है? क्या यहाँ से वरुण गांधी इंडिपेंडेंट तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के साथ में जाएंगे? मामला काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। ये बात तो तय है कि इस सीट पर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अब जाकर बंगाल में भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएं। साथ साथ समाजवादी पार्टी ने बिजनौर से दीपक सैनी को मैदान में उतारा है। मुरादाबाद से डॉक्टर एस सी हसन चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर फिर से 4 PM नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में किसे मिलेंगे सबसे ज्यादा वोट। 1,71,000 वोट डाले गए, जिसमें 94% लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा वोट राहुल गांधी को मिलेंगे और 6% लोगों ने मात्र नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि उनको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सहारनपुर से पुराने अपने वरिष्ठ नेता इमरान मसूद को टिकट दे दिया है। उनके जीतने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा है। सासल बाराबंकी के अंदर पार्टी ने तनुज पूनिया को मैदान में उतारा है, जिनके जीतने की संभावनाएं कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा बेहतर है। साथ साथ दोस्तों मणिपुर में एनपीए प्रत्याशी को बीजेपी समर्थन करेगी। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय दलों पर बीजेपी फोकस कर रही है। दरअसल दोस्तों मणिपुर में जिस तरीके की स्थिति है, भाजपा डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, बल्कि सहयोगी दल को सपोर्ट करके उनके उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की 2 लोकसभा सीट में से एक यानी आउटर मणिपुर सीट पर एनपीएफ उम्मीदवार का समर्थन करेगी। ये निर्णय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा लिया गया है। वीरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि हमने ये निर्णय लिया है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नागा पीपल्स फ्रंट ने आउटर मणिपुर सीट पर पूर्व भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी को मैदान में उतारा है। दरअसल दोस्तों इस सीट पर बीजेपी को जीतने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं और इसके पीछे आप लोग जानते हैं क्या बड़ा कारण है? क्योंकि मणिपुर में जातीय संघर्ष जारी है और एक पूरा समुदाय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है और ऐसे
ऐसे में 2019 के अंदर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 2,89,000 वोट मिले थे, लेकिन एनपीएफ का कैंडिडेट जीत गया था। यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस पार्टी और एनपीएफ के बीच में होने जा रहा है। बीजेपी सहयोग करके अपनी किरकिरी से बचना चाहती है, चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। साथ साथ दोस्तों, मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बड़ी बात कही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को मीडिया को लेकर कई सारी ऐसी टिप्पणियां की है, जिसके कारण देश के मीडिया के लोगों को थोड़ी देर सोचना विचारना चाहिए कि उपराष्ट्रपति को भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है देश के तथाकथित मीडिया वालों को लेकर। वो कहते हैं कि हम जमीनी हकीकत जानते हैं, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, यानी बोलने से बच रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो बोलेंगे तो कोई ना कोई विवाद जरूर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का मीडिया आजकल काम कर रहा है उसको केवल एक पार्टी का मीडिया कहा जा सकता है। हनुमान बेनीवाल बोले, कहा मैं पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं नेताओं को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी, कि हमारा आपस में अलायंस हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी देते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजस्थान की सीटों पर नामित किए गए प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के साथ आने से इंडिया गठबंधन के मुद्दों को और ज्यादा बल मिलेगा। न्याय की लड़ाई में किसानों की आवाज और ज्यादा बुलंद होगी। डोटासरा के द्वारा दी गई जानकारी पर हनुमान बेनीवाल ने भी उनका शुभकामनाएं की है, उनको धन्यवाद किया है। दरअसल दोस्तों, नागौर की सीट से हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थे, इस बार कांग्रेस के साथ अलायंस में है। देखते हैं अपने दम पर कितना वोट इकट्ठा कर पाते हैं और किस तरीके का नतीजा नागौर की सीट पर रहता है, क्योंकि ज्योति मिर्धा जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। साथ साथ रणविजय सिंह बोले, कहा यूपी में बीजेपी के 2 सांसदों ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। गाजियाबाद के सांसद रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिभा सुरेश धनोरकर को मैदान में उतारा है, जबकि राजस्थान से प्रताप सिंह खचरियावास को मैदान में उतारा गया है। सुनील शर्मा की जगह चुनाव लड़ेंगे। सुनील शर्मा का जयपुर डायलॉग नाम के एक विवादित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया और दबाव का असर देखने को मिला। पार्टी ने यहां पर टिकट बदल दिया है। राजस्थान के दौसा से मुरारी लाल मीणा मैदान में उतर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, वीके सिंह ने उनके टिकट कटने से पहले कहा कि मैं सैनिकों के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित किया। पिछले 10 वर्ष से मैंने गाजियाबाद में एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। इस यात्रा में देश और गाजियाबाद के नागरिकों के साथ साथ भाजपा के सदस्य जो विश्वास और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। ये भावनात्मक बंधन मेरे लिए अमूल था। और इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। साथ साथ अली अशरफ फातमी ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया। उनको बिहार के मधुबनी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखते हैं आरजेडी अनाउंसमेंट कब करती है। साथ साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों के दोनों दिल्ली में मौजूद हैं। लालू यादव अपना रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली में है। इस दौरान नेताओं से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आपका इंडिया गठबंधन में आपस में कोई विवाद चल रहा है, तो इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई। केवल सभी ने मिलकर हैप्पी होली बोला है। तेजस्वी यादव ने भी ये जानकारी दी है। दोस्तों, लोगों को हैप्पी होली का संदेश दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज बैठक होगी और सब कुछ सॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि जल्द निर्णय लेना अब जरूरी है। पार्टी और इंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साथ साथ तमिलनाडु के मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन की ओर से एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी से राज्य की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि मंत्री ने प्रधानमंत्री पर यह टिप्पणी उस वक्त में की है जब डीएमके के सांसद कनिमोझी मंच पर थी और उन्होंने इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। बीजेपी के नेताओं की ओर से तमिलनाडु के मंत्री अनीता आर राधाकृष्ण की सार्वजनिक रैली का वीडियो क्लिप भी शेयर किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस तरीके की बयानबाजी से नुकसान ही होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। डीएमके पार्टी जानती होगी कि उसे कैसे बयान देना है, किस तरीके से काउंटर करना है। अगर बीजेपी तमिलनाडु में ये नैरेटिव बना रही है कि बीजेपी तमिल लोगों के खिलाफ नहीं है, और आप लोग जानते हैं कि भाजपा के पास कितना रिसोर्स है, पूरा मीडिया बीजेपी के इस काम में जुटा हुआ भी है, तो ऐसे में डीएमके को सोच समझकर बयान देना चाहिए और फ्री हिट देने से अच्छा संयमित भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर अब लोकसभा चुनाव में ताकत दिखाएंगे जरांगे पाटिल। मराठा समुदाय से उम्मीदवारों का चयन करने को उन्होंने कहा है। जरांगे ने मराठा समुदाय से कहा है कि उम्मीदवारों का चयन करते समय जाति और धर्म का विचार नहीं करे और ऐसे उम्मीदवार को चुने जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित ना हो। उन्होंने कहा कि उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, एक तरीके से चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर सकते हैं जरांगे। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्या वो खुद भी चुनाव लड़ेंगे या फिर कैंडिडेटों को मैदान में उतारेंगे। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर और क्या कुछ जानकारी सामने आती है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर से प्रताप खाचरियावास को मैदान में उतारा। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी में शामिल हो गए नवीन जिंदल, अचानक से उनको टिकट भी दे दिया गया। कुरुक्षेत्र से मैदान में उतर गए हैं, लेकिन घूम फिर का सवाल यही है कि अचानक से उन्होंने पार्टी क्यों बदली है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में क्यों गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि जब आपको एक बड़े वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ती है तब ऐसा होता है, और जब आप जीरो कंट्रीब्यूशन पार्टी में लगभग 10 साल से करते हैं, उसके बाद आप रिजाइन देकर जाते हैं और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हैं, तो इसको एक बड़ा जोक कहा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी के वो नेता है जिनको पार्टी ने बड़े बड़े पदों पर पहुंचाया, लेकिन आखिरकार 10 सालों से इन एक्टिव रहने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लोकसभा चुनाव बीजेपी से लड़ रहे हैं। जयराम रमेश ने 2 जानकारी दी है। कोल स्कैम मामले को लेकर नवीन जिंदल और कई सारे लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन भेजा गया था जांच एजेंसियों के द्वारा, और यही बड़ा कारण है कि अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को
लेकर अपना प्रेम जाहिर किया है। साथ साथ बीएसपी की ओर से एक सूची जारी की गई है। इसमें लगभग 25 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट है दोस्तों। लगभग 7 उम्मीदवार मुस्लिम समाज से हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि जानबूझकर इस तरीके से ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंधमारी की जाए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जेडीयू ने शाहनवाज हुसैन के दोनों दरवाजे बंद कर दिए। बिहार में भाजपा की सूची आने के बाद कई सारे लोगों की धड़कनें बढ़ गई होगी। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को कहीं से चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। इससे पहले दोस्तों मंत्रिमंडल के पद पर बीजेपी ने पिछली सरकार में पहुंचाया था, लेकिन इस बार तो भाजपा ने ना तो बिहार में मंत्री बनाया है, ना ही अब सांसदी के लिए कोई टिकट दिया है। ऐसा लग रहा है कि शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने अलग थलग कर दिया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों आरजेडी ने ललित यादव को दरभंगा सीट से बनाया है प्रत्याशी। लगातार 6 बार एमएलए रह चुके हैं। एक बड़े अच्छे उम्मीदवार के तौर पर माना जा सकता है उनको। ललित यादव इस बार विधानसभा से 6 बार से लगातार विधायक रहे हैं। 2010 में हुए परिसीमन के बावजूद उन्होंने अपनी जीत बरकरार रखी। 2020 के विधानसभा में दरभंगा से आरजेडी की 10 विधानसभा सीट में से मात्र एक ग्रामीण विधानसभा से चुनाव जीत कर आए ललित यादव ने दरभंगा की लाज बचाई है। कुल मिलाकर उन्हीं को पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि सांसदीय के चुनाव में पार्टी को एक अच्छा जीत दिलवा कर देंगे। हालांकि ये सीट काफी ज्यादा टफ है आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ही। वहीं पर असम सीएम ने बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए शर्त तय कर दी है। भारत में मान्यता चाहिए तो बच्चों को मदरसे ना भेजे, बाल विवाह और बहु विवाह छोड़ दे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मियां यानी बंगाली भाषी मुसलमान स्वदेशी है या नहीं यह एक अलग मामला है। अगर वे स्वदेशी होना चाहते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें बाल विवाह और बहु विवाह को छोड़ना पड़ेगा। मियां असम में बंगाली भाषी प्रवासी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक शब्द है और गैर बंगाली भाषी लोग आमतौर पर उन्हें बांग्लादेशी अप्रवासी के रूप में पहचानते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों मुख्यमंत्री की ओर से ये बातें कही जानी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के अखिलेश प्रताप सिंह को पार्टी ने देवरिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी का धन्यवाद किया है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा जीत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। अखिलेश जी होली का त्योहार आपको खुशियों से भर दे। अखिलेश प्रताप सिंह को लेकर यह जानकारी दी जा रही है। दोस्तों देवरिया सीट की बात करें तो पिछली बार 2019 में सपा बसपा के अलायंस में 3,30,000 वोट विनोद कुमार जायसवाल को मिला था। 32% के आसपास वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रमापति राम त्रिपाठी को 5,80,000 वोट मिले थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के कलराज मिश्र यहाँ से चुनाव जीते थे, उनको 4,96,000 वोट मिले थे। यानी दोनों बार 2014 और 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। तो ये सीट भी काफी ज्यादा टफ सीट हो सकती है कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रताप सिंह के लिए। हालांकि वो खुद एक बड़े नेता है, मंजे हुए नेता है, काफी अनुभवी है, तो कुछ बड़े बदलाव करने की स्थिति में भी है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल में एक ऐसा दावा कर रहे हैं, इस पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि नॉन आईपीएस अधिकारी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनको ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि फेक न्यूज की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से फेक न्यूज फैला रही है और एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बता रही है। जबकि शुभेंदु अधिकारी को यह जानकारी नहीं है कि ये जो लिस्ट उन्होंने दी है ये सारे के सारे आईपीएस कैडर वाले अधिकारी हैं। एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पूर्णिया पर अपने ट्वीट करने पर कांग्रेस पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कहा कि जब मेरा विलय एक परिवार के विश्वास और आशीर्वाद और एक दल की विचारधारा के साथ हो गया तो सारी जिम्मेदारी उस पार्टी के नेतृत्व की है। मैं पिछले 2 साल से कोसी, हिमाचल और 5 साल से पूरे बिहार में काम कर रहा हूं। लालू यादव चाहते हैं कि मैं मधेपुरा से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने इसे ठुकरा दिया। मैंने उनसे कहा कि पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। वे चाहते थे कि मैं आरजेडी में शामिल हो जाऊं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुझे पर जो भरोसा किया है वह मेरे लिए काफी था। मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। मैंने ट्वीट किया, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुझे नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दी है या जो भी जिम्मेदारी आगे मिलेगी मैं इसे निभाता रहूंगा। मेरे लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, पद कोई महत्व नहीं रखता। अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा और कहीं और से चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी उन्होंने अपना केस एकदम क्लियर कर दिया है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी से बात करके पूर्णिया की सीट पप्पू यादव को दिलवा पाएगी, और अगर ऐसा होता है तो इस सीट पर पप्पू यादव के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। एक तो समीकरण उनके फेवर में है और दूसरा लोकप्रिय नेता भी है। अब कन्हैया कुमार की सीट को लेकर भी चर्चाएं आरजेडी के साथ जारी है। देखते हैं कहां कहां कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलती है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ कई सारे बीजेपी के लोग जो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, इस पर निशाना साधते हुए यूपी कांग्रेस ने कहा कि इंडिया गठबंधन का खौफ ही ऐसा है कि बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। अभी कल ही गुजरात के 2 प्रत्याशियों ने वडोदरा से सांसद रंजन भट्ट और साबरकांठा से भिकाजी ठाकुर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आज गाजियाबाद और कानपुर के मौजूदा बीजेपी के सांसद वीके सिंह और सत्यदेव पचौरी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये लिस्ट दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है, क्योंकि सबको पता है जाएंगे तो चंदा मामा ही, वो भी बिना झोले के। कुल मिलाकर दोस्तों ये तंज कसा गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा श्री राहुल गांधी के उस बयान वरुण गांधी की विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा अलग, जिसके कारण बीजेपी का मनोबल बढ़ गया और उनका टिकट काट दिया गया। किसानों की आवाज उठाने वाले श्री वरुण गांधी का टिकट कटा और किसानों को ट्रैक्टर से रौंदने वाले अजय मिश्रा टेनी
इन्हीं को टिकट मिल गया। यही है बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी की नीति। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।